नमस्कार, मैं हूँ रामनिवास सयूवाल। आज अपन चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट के पार्ट 2 की। देखो, हमने पार्ट 1 में ठोसों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इस पार्ट में अपन बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता और अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता की। पहले अपन ले रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता। देखो, अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में यदि भौतिक गुण में जैसे अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, तनन सामर्थ्य, इनका यदि अलग अलग दिशाओं में मापन किया जाए तो भौतिक गुणों के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इन अलग अलग भौतिक गुणों को बोलते हैं विषमदेशिक गुण और इस परिघटना को अपन बोलेंगे विषमदेशिकता। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता को हम डायग्राम से समझते हैं। यानी अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। जैसे मैंने लिया है आयनिक क्रिस्टल। हमें पता है आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो देखो, ये मैंने आयनों को दिखाया है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो हैं ठोस वाले ये धनायन है और खोखले वाले ऋणायन है। तो अवयवी कणों की मैंने एक नियमित संरचना दिखाई है। अब देखो, हम इन भौतिक गुणों के मान अगर ज्ञात करते हैं प्रकाश किरण पुंज की सहायता से। देखो, पहले AB प्रकाश किरण पुंज की बात करते हैं अपन, और इस AB के सापेक्ष यदि हम अवयवी कणों का पथ देखें तो देखो हमें एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इसके सापेक्ष जो समान प्रकार के अवयवी कण हैं वो लगातार आ रहे हैं। देखो, इधर भी देखो, समान प्रकार के अवयवी कण लगातार आ रहे हैं। ठीक है। और अगर अब हम CD की बात करें तो CD में देखो आप समान यानी लगातार ना के क्या आ रहे हैं, एकांतर क्रम में आ रहे हैं। ठोस खोखला ठोस खोखला ठोस। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हम इस दिशा में भौतिक गुणों के मान ज्ञात करेंगे वो अलग प्राप्त होंगे, और इस दिशा में भौतिक गुणों के मान प्राप्त करेंगे तो वो अलग प्राप्त होंगे। यानी अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणों के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए इन गुण को विषमदेशिक गुण कहते हैं और इस परिघटना को विषमदेशिकता कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता को समझाइए तो अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके इसको समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता। अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता। अब नेक्स्ट अपन ले रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता। देखो, हमें पता है, हमने वीडियो की जो पार्ट फर्स्ट में हमने अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था, और हमें पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, यानी दरों की भांति अस्त व्यस्त रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो अपन अगर जब अक्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणों का मान अगर ज्ञात करें तो चाहे किसी भी दिशा से भौतिक गुण का मान अपन ज्ञात कर लें, यानी अपन कह सकते हैं कि मापन की सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुणों के मान हमें समान प्राप्त होते हैं, और इन समान गुणों को अपन समदेशिक गुण बोलते हैं, और इस परिघटना को समदेशिकता कहते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो हमें पता है कि इनमें अवयवी कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, दरों की भांति बिखरे हुए रहते हैं। ये मैंने किसी अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को दिखाया है। और अगर अब मैं इसमें प्रकाश किरण पुंज डालूं, जैसे मान लो ये AB है और ये CD है, तो इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष, यानी हम किसी भी दिशा की बात करें, किसी भी दिशा की बात, मापन की हर दिशा में अक्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणों के मान हमें समान प्राप्त होते हैं, और इन समान गुणों को हम बोलते हैं समदेशिक गुण, और इस परिघटना को बोलते हैं समदेशिकता। तो ये हमारी होगी क्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका वर्गीकरण। देखो, हमने ठोस को 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और अब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम पुनः अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर
डिवाइड करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अब हमारी हेडिंग रहेगी अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। यानी हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखो, आकर्षण बल के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग आएगा हमारा आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा आएगा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा हमारा आएगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा हमारा आएगा सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। देखो, इसी का एक नाम और है, इसको अपन नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं, चर्चा करेंगे आगे। देखो, हमने आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, और इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। अब देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। आणविक क्रिस्टलीय ठोस का, आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। देखो, नाम से पता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इसका मतलब इनमें अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। और अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। देखो, सीधी सी बात यह है कि आणविक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं और इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अणु है, इस अणु की प्रकृति के आधार पर, अणु की प्रकृति के आधार पर हम आणविक क्रिस्टलीय ठोस को पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखो, पहले अपन अध्ययन करेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। और मैंने क्या बताया कि अणुओं की जो प्रकृति है उसके आधार पर आणविक क्रिस्टलीय ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। यानी अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है ना, उसके आधार पर इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया। पहले बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की। देखो, इसमें अवयवी कण क्या होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। आकर्षण बल की बात करें तो लंदन बल। देखो, ये लंदन बल वांडरवाल बल का ही एक पार्ट है। वांडरवाल हमें पता है, वांडरवाल यानी वांडरवाल जो बल होते हैं, वांडरवाल बल, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है द्विध्रुव,
द्विध्रुव। एक होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, और तीसरा होता है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। चौथा होता है हाइड्रोजन बंध। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बंध को भी वान डेर वाल बल में ही शामिल किया गया है। वान डेर वाल बल, देखो इसको वान डेर वाल बल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका अध्ययन सबसे पहले किया था जोहानन वान डेर वाल ने। पूरा नाम क्या था? जोहानन वान डेर वाल। इसीलिए उसी के सम्मान में हम इनको बोलते हैं वान डेर वाल बल। पहला द्विध्रुव आकर्षण बल, दूसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, और तीसरा प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, और चौथा है हाइड्रोजन बंध। देखो इन सब का अध्ययन हमने कक्षा 11th में किया था द्रव्य की अवस्था वाले चैप्टर में। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे? अध्रुवीय अणु, और जो आकर्षण बल लगेगा वो लगेगा लंदन बल। यानी लंदन बल किसको बोलेंगे? ये जो प्रेरित द्विध्रुव है इसी को हम क्या बोलते हैं? लंदन। क्यों? क्योंकि 1930 में इस प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल को समझाया था फिट्ज लंदन नामक वैज्ञानिक ने। प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल को 1930 में समझाया था फिट्ज लंदन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसी के सम्मान में हम इसको लंदन बल भी कहते हैं। और देखो ये जो आकर्षण बल है ये पाया जाता है अध्रुवीय अणुओं में। इसको परकीर्णन बल भी बोलते हैं, परकीर्णन आकर्षण बल। तो ये मैंने आपको थोड़ा वान डेर वाल बलों के बारे में बताया। अब देखो वापस आते हैं हम अध्रुवीय आणविक ठोस पर। गलनांक की बात करते हैं तो निम्न। क्यों? क्योंकि हमें पता है लंदन बल क्या है? एक दुर्बल बल है, तो कम ऊर्जा से टूट जाएगा, तो गलनांक क्या हो जाएगा? निम्न। चालकता की बात करते हैं अपन, तो देखो ये सामान्यतया अपन कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, लेकिन अगर द्रव अवस्था की बात करें तो ये थोड़ी बहुत चालकता दर्शाते हैं। कमरे के ताप की बात करें तो क्या रहेंगे? द्रव या ठोस। यानी अपन कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो निम्न ताप होता है उस पर ही ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेज, ऑर्गन है क्रिप्टोन, जिनोन, इन सभी के अणु अध्रुवीय आणविक ठोस बनाते हैं। इसके अलावा I2, H2, Cl2, O2, N2, CH4 और CO2 ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब देखो आप ये जो ठोस CO2 है इसको आप याद रखना, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ। और ये जो आयोडीन है, यानी अपन कह सकते हैं आयोडीन, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन? आयोडीन। तो एक बार वापस से अपन रिवाइज करते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, अवयवी कण, अध्रुवीय अणु, आकर्षण बल, लंदन बल, इनका गलनांक निम्न। चालकता की बात करें तो कुचालक, कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में, और निम्न ताप होगा तो ठोस अवस्था में। एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब आता दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो आप इसमें ध्रुवीय नाम से पता है, ध्रुवीय यानी अवयवी कण क्या होंगे? ध्रुवीय अणु। आकर्षण बल क्या होगा?
ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। इसका मतलब जब अणु ध्रुवीय हैं तो इसका मतलब आकर्षण बल कौन सा लगेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। और हमें अभी देखा है कि ये भी एक वांडर वाल बल ही है जो दुर्बल प्रकृति का होता है। गलनांक निम्न, चालकता कुचालक, लेकिन अगर इनकी द्रव अवस्था की बात करें तो ये थोड़ी बहुत चालकता दर्शाते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। और ये भी कमरे के ताप पे किस अवस्था में पाए जाएंगे, द्रव या गैस अवस्था में। और अगर निम्न ताप होगा तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो CO2, HCl और CHCl3, ये एग्जाम्पल हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों की। तीसरा आता है हमारा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। देखो नाम से पता है हाइड्रोजन बंध युक्त, इसका मतलब इसमें जो अवयवी कण वो होंगे जो H बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अवयवी कण क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त अणु। आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध, यानी अणु H बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गलनांक की बात करें तो निम्न, चालकता की बात करें तो ये भी ठोस अवस्था में क्या होंगे, कुचालक ही होंगे। लेकिन अगर इनमें इनका जो विलयन है उसमें अगर बाहर से कोई लवण मिला दिया जाए तो ये थोड़ी बहुत चालकता दर्शाने लगते हैं। लेकिन अपन ये कहेंगे कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक ही होते हैं। और कमरे के ताप पर ये भी क्या होते हैं, द्रव या गैस अवस्था में, यानी निम्न तापों पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, HF, H2O, NH3, एल्कोहल, एथेनॉल है, C2H5OH और एसिटिक एसिड। देखो इन अणुओं को देखो आप, ये भी, इनमें भी H बॉन्ड की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें भी H बॉन्ड की, यानी ये अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं। यानी एक अणु दूसरे अणु से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ सकता है। इसलिए ये एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो हो गया आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हमने लिया था आयनिक। देखते हैं कि आयनिक ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, क्या उनकी चालकता होती है। सेकंड, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। देखो नाम से पता है आयनिक ठोस, यानी इनमें अगर हम अवयवी कणों की बात करें, अवयवी कण, तो अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, आयन। और ये आयन, यानी अपन कह सकते हैं कि अगर इनमें आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल पाया जाएगा परबल स्थिर विद्युत, परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब देखो जाहिर सी बात है अवयवी कण आयन है, आकर्षण बल परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके गलनांक की बात करूं तो गलनांक क्या होगा, उच्च, क्या होगा, उच्च गलनांक। ठीक है। एक खास बात और होती है, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के। मतलब इसका मतलब समझो आप, बार से अगर हम चोट करें या आघात करें तो ये टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। इस प्रकृति को बोलते हैं भंगुर प्रकृति। क्यों होती है, देखो अगर इसको हम समझें कि आयनिक यौगिक भंगुरता क्यों दर्शाते हैं, तो इसको आप समझो। हमें पता है अवयवी कण आयन है, जैसे मैं किसी आयनिक ठोस की संरचना बनाऊं तो उसमें आयन होंगे इस तरह, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ये यहाँ पर ऋणायन, यहाँ पर धनायन, यहाँ पर ऋणायन,
धनायन और ऋणायन, ऐसे आगे और व्यवस्थित रहते हैं। अब देखो आप, अगर इस पर बार से चोट करें तो इनकी जो परतें हैं ये एक दूसरे पे फिसल जाती हैं। जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, मैं बार से आघात करूं, चोट बोल दो या आघात करने पर, तो देखो क्या स्थिति आएगी, यानी स्थिति ये आएगी कि ये आगे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये, यानी अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं चोट करने के बाद में, तो देखो कैसे समझ जाएगी। यहाँ पर तो ये है ही ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन और फिर, अब देखो ये यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ऋणायन के सामने क्या आ गया, ऋणायन, और धनायन के सामने क्या आ गया, धनायन। ऐसे ही ऋणायन के सामने क्या आ गया, ऋणायन, और यहाँ पर क्या आ गया, धनायन, यहाँ पे क्या आ गया, ऋणायन। अब हमें पता है, देखो समान समान आ गए हैं, हमें पता है समान आने के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो अब ये यानी एक परत दूसरी परत से क्या हो जाएगी, अलग, टुकड़ों में खंडित। इसलिए ही आयनिक ठोस क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगर हम चालकता की बात करें, आयनिक ठोसों की चालकता, तो देखिए चालकता क्या होती है। चालकता में हम कह सकते हैं कि ये ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। लेकिन गलित बोल दें या फिर अपन कह सकते हैं जलीय अवस्था, गलित और जलीय अवस्था दोनों की बात करें तो इनमें ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक। अब देखो समझते हैं इसको। चालकता की बात करी हमने कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि हमें पता है ठोस अवस्था में इनके मध्य क्या होता है, परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, यानी इनके जो आयन हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहते हैं। लेकिन गलित और जलीय अवस्था में इनके जो आयन हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो देखो NaCl, KCl, CuSO4, यानी ये सारे के हैं, ये आयनिक ठोस यौगिक हैं। एक बार फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं, अवयवी कण आयन होंगे, आकर्षण बल परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा, गलनांक उच्च होगा, भंगुर प्रकृति होगी, चालकता ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या जलीय अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। और ये रहे एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट इत्यादि। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हुआ आयनिक ठोस। तीसरा अपन लेते हैं धात्विक ठोस। तीसरा अपन क्या लेते हैं, धात्विक ठोस। देखो तीसरा है हमारा धात्विक ठोस। देखो नाम से पता है धात्विक ठोस, इसका मतलब अवयवी कण क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अवयवी कण क्या होंगे, धातु परमाणु, धातु परमाणु। और ये धातु परमाणु, ये धातु परमाणु धात्विक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, धात्विक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो ये जो धात्विक बंध है ये केवल धातुओं में ही पाया जाता है। मैं अगर इनके गलनांक की बात करूं तो इनके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि धात्विक बंध मजबूत बंध होता है, तो अपन कह सकते हैं गलनांक उच्च। अगर चालकता की बात करूं मैं, चालकता की, तो ये क्या होते हैं, ये विद्युत के
सुचालक होते हैं। अब देखो, अपन अगर धात्विक ठोसों की जो संरचना है उसका अपन अध्ययन करें तो अपन क्या कह सकते हैं कि धातुओं की एक नेचर होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी तो क्या बनाएंगी, धनायन। ये लो, ये मैंने धातु धनायनों को दिखा दिया है। अब देखो, धातु के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। यानी अपन कह सकते हैं कि धातु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उनके द्वारा एक समुद्र का, यानी हम कह सकते हैं एक समुद्र का निर्माण हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक समुद्र। और इस इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में धातु के जो धनायन हैं वो वितरित रहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि फैले हुए रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। और ये जो धातु धनायन है इनके बीच जो बंध पाया जाता है उसे हम बोलते हैं धात्विक बंध। और देखो, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धात्विक ठोस हैं वो ऊष्मा का संवहन भी करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि हीट का इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, ऊष्मा का संवहन होगा। और चालकता की बात की तो हमने क्या कहा, सुचालक। और अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो धातुएं होती हैं उन्हीं में धात्विक बंध पाया जाता है। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल लें यहाँ पे, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर और Au इत्यादि। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। धातु परमाणु धात्विक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। गलनांक उच्च होता है, चालकता सुचालक होते हैं। ये रहे एग्जाम्पल। अब देखो, हमें पता है धातुओं के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि धात्विक ठोसों में भी कुछ विशिष्ट गुण होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक तो इसमें चमक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, चमक। एक इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। यानी आघात का मतलब चोट मारना और वर्धना मतलब फैलना या बढ़ना, यानी चोट मारने पर फैल जाते हैं। इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और तीसरा गुण है तन्यता, यानी हम इनको खींचकर बढ़ा सकते हैं। तो तन्यता, चमक, आघात वर्धनीयता और तन्यता, ये गुण भी धात्विक ठोसों के होते हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया धात्विक ठोस। लेते हैं अंतिम लास्ट, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। और इसी को हमने क्या कहा था, नेटवर्क ठोस। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अवयवी कण क्या होंगे। इसमें जो अवयवी कण हैं वो होंगे अधातु परमाणु। क्या होंगे, अधातु परमाणु। अधातु परमाणु, अधातु परमाणु अवयवी कणों के रूप में पाए जाएंगे। अब देखो, इन अधातु परमाणु की खास बात क्या है कि ये अधातु मिलकर विशाल अणु का निर्माण कर लेते हैं। और अगर बंध की बात करें तो हमें पता है सहसंयोजी बंध इसमें उपस्थित होता है। विशाल अणु को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, यानी जाल जैसा बड़ा। विशाल अणु जाल जैसा बड़ा, विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसी वजह से हम इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अगर हम इनके गलनांक की बात करें
तो देखो सहसंयोजी बंध है, गलनांक इनका भी क्या होगा उच्च। चालकता की बात करें तो कुचालक क्या होते हैं, कुचालक। और अगर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो देखो हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा आपका क्वार्ट्ज, इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड, ये सारे क्या हैं, ये सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। हीरा भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट यानी हम कह सकते हैं कि ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। देखो चालकता में हमने क्या कहा कि कुचालक, लेकिन ये एक अपवाद है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो अब देखो हम इसका आंसर कैसे देंगे। हम कहेंगे कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से यह विद्युत का सुचालक होता है। अब देखो अगर मैं हीरे और ग्रेफाइट में अगर संकरण की बात करूं तो देखो आप क्या होता है, थोड़ी सी ये और सुन लो आप। हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो संरचना होगी कार्बन परमाणुओं की वो होगी चतुष्फलकीय। कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है और कार्बन के ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक। तो थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये आज हमने क्रिस्टलीय ठोस में विषमदेशिकता का अध्ययन किया, अक्रिस्टलीय ठोस में समदेशिकता का अध्ययन किया और अवयवी कणों के आधार पर, यानी अपन कह सकते हैं कि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखा या वर्गीकरण का अध्ययन किया। हमने 4 भागों में डिवाइड किया। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। अब देखो हमने 2 पार्ट देख लिए इस चैप्टर के, 2 पार्ट। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे उसमें हम अब तक जो हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना। ओके, धन्यवाद।